हेलो स्टूडेंट। मेरा नाम है क्रांति पाटिल और आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ये 11 का चैप्टर है और इस चैप्टर में आज बहुत ही बेहतरीन स्लाइड्स हम देखने वाले हैं। बहुत ही डिटेल और बारीकी से आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही बेहतरीन आज का लेक्चर होने वाला है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। सो लेट्स स्टार्ट। आज के जो टॉपिक्स है आज के इस स्लाइड्स में या फिर इस स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स इस चैप्टर में हम कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसकी एक लिस्ट देख लेते हैं। व्हाट इज सेल? सेल की डेफिनेशन यहाँ पे हम पढ़ेंगे। सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल्स क्या होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल्स में वही आ जाएंगे, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक या फिर प्लांट सेल और एनिमल सेल्स कौन से टाइप में आते हैं वो देखेंगे। देन व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू के बारे में हम जानेंगे आज। उनके टाइप्स होते हैं, टाइप्स कितने? 4 टाइप्स होते हैं टिश्यू के। मेनली कौन से? इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, देन कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड लास्ट वन इज न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू के बारे में हम तो पढ़ते हैं हमारा जो चैप्टर है नर्वस चैप्टर, नर्वस कोऑर्डिने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उस चैप्टर में हम बहुत ही बारीकी से इसका स्टडी करते हैं। मस्कुलर टिश्यू के बारे में हम पढ़ लेते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में। इस चैप्टर में मेनली हम ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन करेंगे इपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में हम मस्कुलर और नर्वस टिश्यू के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ऐसे नहीं होगा। इस चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे लेकिन डिटेलिंग हम उसके अलग अलग जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, देन टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन। सेल जंक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। गैप जंक्शन, दूसरा है टाइट जंक्शन, सॉरी गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन एंड थर्ड है एडहेरिंग जंक्शन। देन इपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स देखेंगे, उनके मॉडिफिकेशन देखेंगे और एक बहुत ही क्विक और स्वीट सा एक समरी देखेंगे। उसमें सारे हम एक बार ओवरलुक कर लेंगे और बाद में कुछ एमसीक्यूज भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड से। उसका नाम है सेल। So what is mean by cell? Cell is the structural and functional unit of an organism. So cell क्या है? एक smallest structural and functional unit है। स्मॉलेस्ट यानी वो हमारे नेकेड आइज से हमें नहीं दिखते। कोई भी सेल्स हमारे नेकेड आइज से हमें नहीं दिखते, तो उनको देखने के लिए हमें क्या किसकी जरूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। सो इसीलिए हम आगे इन्हें कहते हैं व्हाट इज टिपिकली माइक्रोस्कोपिक एंड कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस एनक्लोजेस इन अ मेम्ब्रेन। कोई भी सेल होगी तो उसे क्या होगा? अगर वो प्लांट सेल है, अगर वो प्लांट सेल है तो उसकी आउटर कवरिंग होगी सेल वॉल, जो कि बहुत रिजिड होती है और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। उसके बाद आती है सेल मेम्ब्रेन और इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, वो क्या कहती है वो क्या करती है कि इंटरनल जो एनवायरनमेंट है उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, बाद में आता है यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस। ठीक है, अगर ये प्लांट सेल है तो वो न्यूक्लियस थोड़ा पेरीफेरी में होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा क्या होता है? वैक्यूल्स होता है। और इस साइटोप्लाज्मिक रीजन में बहुत सारे आपको क्या मिल जाएंगे? सेल ऑर्गेनेल्स मिल जाएंगे। ओके, तो ये हो गया एक बहुत छोटा सा डेफिनेशन भी और सेल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी। यहाँ पे आपको इस डायग्राम में बहुत सारे जैसे अनियन के हम सेल डिवीजन पढ़ते हैं, तो ये अनियन के कुछ सेल डिवीजन के स्टेजेस है। इसमें आप इंटरफेस, देन प्रोफेस, मेटाफेस, टेलोफेस, ठीक है, ये सारे स्टेजेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंटरफेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। ठीक है, एनाफेज यहाँ पे रह गया, एनाफेज एंड टेलोफेज।
तो ये हम याद कैसे करेंगे, ये याद करते हैं पी मैट से, ठीक है। पी मैट ही क्या है, इंटरफेज है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये बहुत ही शॉर्ट और स्वीट ट्रिक है सेल डिवीजन के, ये क्या कहते हैं उसे, स्टेप्स को याद रखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स। हमें पता है कि सेल डिवाइड होती है दो टाइप के सेल्स में, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स में आ जाएंगे बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल्स में आ जाते हैं प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स, ठीक है। तो इस स्लाइड में या फिर यहाँ पे हमें प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बहुत ज्यादा कुछ जानकारी नहीं चाहिए, वो हम सेल के चैप्टर में पढ़ लेते हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पे टिश्यू के बारे में पढ़ना है तो कॉमनली हमें प्लांट टिश्यू या फिर एनिमल टिश्यू के बारे में पता होना चाहिए। तो टिश्यू उन्हीं के बनते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल तो क्या है कि जिनके टिश्यू कभी बन ही नहीं सकते, क्योंकि वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ओके। यूकैरियोटिक मतलब क्या है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। फिर आप एंट से लेके ह्यूमन बींग्स तक जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। फिर वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, सारे के सारे क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम दिखाए गए हैं जिनमें हम क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं प्लांट सेल्स का और एनिमल सेल्स का। एक मिनट में पेन चेंज कर लेती हूँ थोड़ा कलर, ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है। तो बेसिक सी चीजें कौन सी है वो हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है सेल मेम्ब्रेन, जो कि एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि अंदर के साइटोप्लाज्म को क्या करते हैं और साइटोप्लाज्मिक रीजन को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। बाद में आएगा सेल वॉल। ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है। सेल वॉल रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, जितना भी जो टफनेस प्रेजेंट है, ओके, वो सेल वॉल की वजह से प्रेजेंट है। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। सेल वॉल की वजह से ही प्लांट सेल्स मूवमेंट नहीं, लोकोमोशन नहीं कर सकते। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, इसलिए एनिमल क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं या फिर लोकोमोशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको अमाइलोप्लास्ट दिख रहा है। अमाइलोप्लास्ट का हम फंक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं, अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट का फंक्शन है स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ स्टार्च, स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ स्टार्च, ठीक है। ये मैं यहाँ पे आपको क्यों लिख के दे रही हूँ, क्योंकि अगर सेल के चैप्टर में से आपके नीट एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए फंक्शन से रिलेटेड या फिर कोई भी, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैं आपको लिख के दे रही हूँ, तो वो मार्क कर लेना आप। अमाइलोप्लास्ट का फंक्शन क्या हो गया, स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ स्टार्च। देन सेंट्रोजोम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए सेंट्रोजोम यहाँ पे भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ये देखिए, ठीक है। ये येलो कलर बॉडी जो दिख रही है दोनों डायग्राम्स में, वो क्या है, सेंट्रोजोम। ये यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ। तो सेंट्रोजोम का फंक्शन क्या है, सेंट्रोजोम ये सेल डिवीजन में काम आता है। सेल डिवीजन में क्या करता है, ये डुप्लीकेशन का काम करता है, ठीक है। क्रोमोसोम के स्पिंडल फाइबर के थ्रू जो अलाइनमेंट होती है वो इसी सेंट्रोजोम की वजह से होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट है राइबोसोम, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा राइबोसोम, राइबोसोम दोनों जगह दिख रहा है, ये देखिए राइबोसोम, ठीक है। सो राइबोसोम के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, राइबोसोम किस काम में आते हैं, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। इसके बारे में बहुत हम लिख सकते हैं कि वो 70S राइबोसोम्स, 80S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। 70S राइबोसोम्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे भी हम लिख सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। और 80S जो होते हैं, अभी 70S राइबोसोम जो है वो प्लांट या फिर एनिमल सेल्स में, जैसे मान लीजिए 70S राइबोसोम्स अगर प्लांट सेल में है तो वो कहाँ पे पाए जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। तो फिर यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम्स नहीं होते क्या, होते हैं, ठीक है, होते हैं, लेकिन कहाँ पे, इन साइटोप्लाज्म एंड ऑन
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहाँ पे होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो ऊपर की परत होती है, आउटर लेयर होता है, उस पे जो आपको दाने दाने जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देगा वो क्या होगा? एटीएस राइबोसोम्स। इसी के प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से राइबोसोम्स के दो टाइप्स पड़ते हैं। ठीक है, राइबोसोम दो टाइप्स में डिवाइड होता है। एक है एसईआर, जिसमें क्या होता है, राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, और आरईआर, जिनमें क्या होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो आरईआर प्योरली किसमें, एक मिनट, आरईआर प्योरली प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो एसईआर स्टार्च, सॉरी स्टार्च नहीं, लिपिड, स्टार्च नहीं, लिपिड के फॉर्मेशन में, या फिर कैल्शियम का स्टोरेज भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम के स्टोरेज में, डिटॉक्सिफिकेशन में कैल्शियम स्टोरेज करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करता है एसीआर। ठीक है, देन लिपिड का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, लिपिड सिंथेसिस, ओ सॉरी, ठीक है, लिपिड सिंथेसिस में ये इसका फंक्शन के बारे में हम कह सकते हैं कि एसीआर का फंक्शन क्या है? कैल्शियम का डिपॉजिट करना, कि जिससे हमारे मसल्स की मूवमेंट अच्छी बन सके, हम लोकोमोशन कर सके। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन का एक काम भी एसीआर करते हैं। फिर लिपिड सिंथेसिस, आरईआर का तो काम ही है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो वो हम सेल के चैप्टर में ऑलरेडी हम ये सब डिटेलिंग पढ़ ही लेते। ठीक है, देन नेक्स्ट है, ये हो गया उसके दो टाइप, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ। रफ तो आपको पता है कि जिसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो वो हो गए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर वो एब्सेंट है तो हो गए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, फिर बात करते हैं वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल आपको यहाँ पे दिख रहा है, बहुत बड़ा वैक्यूल है। ठीक है, एज कंपेयर टू एनिमल सेल्स, ये एनिमल सेल्स में बहुत ही छोटे छोटे पाए जाते हैं। ठीक है, और स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यहाँ पे आपको दिख रहा है, बहुत बड़ा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में वो जनरली सेंटर में पाया जाता है, तो प्लांट सेल में वो थोड़ा पेरीफेरी पे चला जाता है बिकॉज ऑफ द दिस लार्ज वैक्यूल। ओके, न्यूक्लियस के अंदर आपको यहाँ पे न्यूक्लियोलस दिख रहा होगा, ये देखिए न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या कह सकते हैं हम? प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम। न्यूक्लियोलस के बारे में क्या कहेंगे? न्यूक्लियोलस के बारे में कहेंगे प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को प्रोड्यूस करने में कौन हेल्प करता है? न्यूक्लियोलस। ओके, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? तो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल कौन से फॉर्म में होता है? डीएनए और आरएनए। ठीक है, और उसी न्यूक्लियस के यहाँ बाहरी साइड में क्या होती है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। देखिए, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में आपको क्या दिखाई देगी? ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में यहाँ पे आपको छोटे छोटे क्या दिखेंगे? न्यूक्लियर पोर दिखेंगे। इस न्यूक्लियर पोर की हेल्प से जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्मिक रीजन में भी आ सकता है, जैसे एमआरएनए आता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और कुछ राइबोसोम जो अंदर होते हैं वो भी मूवमेंट कर सकते हैं बाहर साइटोप्लाज्मिक रीजन में। ठीक है, प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें दिख रही है ओवल शेप ग्रीन कलर्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए उसका फंक्शन जाना जाता है। ठीक है, जो कि एनिमल सेल्स में कंप्लीटली एब्सेंट है। देन माइटोकॉन्ड्रिया, इट्स अ पावर हाउस ऑफ सेल, एटीपी सिंथेसिस करता है, ग्लूकोज के तोड़ के एनर्जी का प्रोडक्शन करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये भी बहुत कॉमन हो गए। गोल्गी बॉडीज है, गोल्गी बॉडीज क्या करती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, अगर मान लीजिए यहाँ से क्या हो रहा है, न्यूक्लियस की यहाँ से आपका एमआरएनए जा रहा है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रीजन में वो क्या कर रहा है? प्रोटीन बना रहा है, और वो प्रोटीन अगर बाहर निकल गया तो उसका मॉडिफिकेशन कौन करेगा या फिर पैकेजिंग कौन करेगा? गोल्गी बॉडीज करेंगे। ठीक है, उसका मॉडिफिकेशन या फिर पैकेजिंग कौन करेंगे? क्या कहते हैं उसे? गोल्गी बॉडीज। ओके, जैसे प्रोटीन हो गया तो उसका ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड हो गया उसका ग्लाइको लिपिड, तो ये जो कन्वर्जन है ये वो गोल्गी बॉडीज करते हैं। ठीक है, देन
लाइसोजोम जो प्रेजेंट होते हैं उसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो कभी कभी सेल्स को भी किल कर देते हैं, या फिर जो डेड सेल ऑर्गेनेल्स है उनको वो उनका लाइसिस का काम लाइसोसोम्स करते हैं। ठीक है, देन एक साइटोप्लाज्मिक रीजन जो आपको दोनों तरफ दिख रहा होगा, यहाँ पे साइटोप्लाज्म, ये देखिए ये यहाँ पे लेबलिंग है। साइटोप्लाज्मिक एक सब्सटेंस है विच इज प्रेजेंट इनटू द फ्रॉम cell membrane to nuclear membrane. In between the cell membrane and nuclear membrane there is a cytoplasm is present, और it is a clear gel like structure। क्या होता है? clear gel like structure present होता है। और ये किसका होम है? जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये उन सभी का क्या है? होम है। ठीक है, उनके रहने की जगह है, इसलिए इसे कहते हैं होम ऑफ द सेल ऑर्गेनेल। ओके, तो ये एक बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया हमारा प्लांट और एनिमल सेल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं व्हाट इज टिश्यू। सो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू क्या है? सेल पढ़ना इसलिए जरूरी हो जाता है, सॉरी, टिश्यू अगर हमें पढ़ना है तो सेल इसलिए पढ़ना जरूरी हो जाता है कि अगर आपको सेल पता है तो आपको टिश्यू भी आराम से पता चल जाएगा। क्योंकि सेल क्या है, टिश्यू क्या है? इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन। अगर सेल के सेम स्ट्रक्चर है, सेम फंक्शन है एंड सेम ओरिजिन है तो उसे हम क्या कहेंगे? टिश्यू। A group of cell having similar in structure, function and in origin। ठीक है, कभी कभी in a tissue cell may be dissimilar in structure, उनका स्ट्रक्चर डिसिमिलर भी हो सकता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि हर वक्त टिश्यू में जो सेल्स है उनका स्ट्रक्चर सेम ही हो, कभी कभी वो डिसिमिलर भी हो सकते हैं, उनका फंक्शन भी डिसिमिलर हो सकता है, बट दे आर ऑलवेज सिमिलर इन ओरिजिन। लेकिन उनका क्या सिमिलर होना चाहिए? सिमिलर इन ओरिजिन। अभी ये सिमिलर इन ओरिजिन क्या है वो हम देखेंगे कि हर एक सेल का हर एक टिश्यू का ओरिजिन कैसे होता है। ठीक है, वो आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगी कि जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन डिसिमिलर होता है लेकिन फंक्शन, सॉरी, जिनका फंक्शन और स्ट्रक्चर डिसिमिलर होता है लेकिन ओरिजिन सेम होता है, उसे हम कहते हैं होमोलॉगस टिश्यू। होमोलॉगस टिश्यू। अभी ये होमोलॉगस टिश्यू में हम एक्चुअली में क्या देखते हैं? क्या क्या डिफरेंट है उनका? डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बट सेम ओरिजिन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि होमोलॉगस टिश्यू एक्चुअली क्या है और टिश्यू क्या है। ठीक है, तो इसका हम बहुत ही बेहतरीन एक एग्जांपल यहाँ पे लेंगे, वो है वर्टिब्रेट लिम्ब। कौन सा है? वर्टिब्रेट लिम्ब। अभी वर्टिब्रेट लिम्ब कैसे हो गया? क्योंकि उनके जो फोरलिम्ब के बोन है, फोरलिम्ब के जो बोन्स है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एग्जांपल ले लिया, एक मिनट, एग्जांपल ले लिया, फर्स्ट है ह्यूमन का। ठीक है, तो ह्यूमन के जो फोरलिम्ब के बोन है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, तो वो क्या करेंगे? ग्रास्पिंग करेंगे। ठीक है, देन सेकंड में हम ले लेंगे बैट्स। बैट्स भी क्या है? मैमल है, लेकिन वो अपने फोरलिम्ब का किस चीज के लिए इस्तेमाल करता है? फंक्शन क्या है उसका? फ्लाइंग। थर्ड है व्हेल। व्हेल क्या है? व्हेल्स भी मैमल से है, लेकिन वो अपने फोर लिम्स का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? स्विमिंग के लिए। ठीक है, स्विमिंग के लिए। और फोर्थ है, अगर हमने बर्ड्स का ले लिया एग्जांपल, तो बर्ड्स के भी फोर लिम्स में वो क्या करते हैं? उसका जो इस्तेमाल है वो फ्लाइंग के लिए करते हैं। मतलब ओरिजिन सबका सेम है लेकिन यहाँ पे फंक्शन अलग अलग है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट है वर्ड एनिमल टिश्यू वाज कॉइन्ड बाय। ये इतना जो पैराग्राफ मैंने यहाँ पे दिया हुआ है उसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लीजिए, क्योंकि नीट के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जिनमें साइंटिस्ट के नाम होंगे या फिर ऐसे टर्मिनोलॉजी जहाँ पे डेफिनेशन बहुत शॉर्ट में दी गई होगी।
जैसे मान लीजिए वर्ड एनिमल टिश्यू वॉज कॉइन्ड बाय, इसे हम कहेंगे बिशा। ओके, फ्रेंच में इसे कहा जाता है बिशा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बिशा। ये अगर हम पढ़ने जाए तो वो स्पेलिंग कैसे है, BICHAT, इसे बाय चार्ट नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है बिशा। ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने कौन सी टर्म कॉइन की थी, एनिमल टिश्यू की। ओके, स्टडी ऑफ टिश्यू को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी वर्ड वाज गिवन बाय मेयर। सबसे पहले हिस्टोलॉजी जो जो वर्ड था वो किसने दिया, मेयर साहब ने दिया। और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहेंगे, फिर से हम कहेंगे कि बिशा को हम क्या कहने वाले हैं, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। यहाँ पे फिर आप कंफ्यूजन आपका हो सकता है कि स्टडी ऑफ टिश्यू आपने हिस्टोलॉजी कहा, और यहाँ पे स्टडी ऑफ टिश्यू इज आल्सो कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, स्टडी ऑफ टिश्यू में हम सिर्फ और सिर्फ टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन स्टडी ऑफ ये टिश्यू है जो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में हम टिश्यू के साथ साथ सेल्स भी पढ़ते हैं, टिश्यू के साथ साथ सेल्स भी पढ़ते हैं, इसीलिए हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ठीक है, फाउंडर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी किन्हें कहा जाता है, तो मार्सेलो माल्फिगी, मार्सेलो माल्फिगी, ये साइंटिस्ट का नाम है। ये भी आपको मार्क करके रखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दैट आर स्पेशली सूटेड टू देयर फंक्शन। हर एक टिश्यू का डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा और वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन प्ले करेगा। ओके, जैसे कार्डियक टिश्यू है वो ब्लड को पंप करने के काम करेंगे, रीनल टिश्यू है वो ब्लड के फिल्ट्रेशन में काम आएंगे। ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होगा। टिश्यू में बी हेल्ड टुगेदर बाय अ स्टिकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दैट कोट्स द सेल टिश्यू, उसे वीव कहते हैं। अगर मान लीजिए दो टिश्यू है, दो टिश्यू के बीच में अगर कोई वेविंग हो रही है, उनको चिपकाया जा रहा है स्टिकी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से, तो उसे हम कहते हैं वीव। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू। टाइप्स ऑफ टिश्यू में हम जनरली 4 टाइप्स का स्टडी करेंगे। एक फर्स्ट वन है एपिथेलियल टिश्यू, एक मिनट में कलर पेन चूज कर लेती हूँ। फर्स्ट वन है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है मस्कुलर, एंड फोर्थ वन है नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में हम ओरिजिन देखेंगे, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, एंडोडर्मल इन ओरिजिन एंड मेसोडर्मल इन ओरिजिन। यानी एपिथेलियल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है कि जो जिसका ओरिजिन तीनों डर्मल लेयर से है, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, एंडोडर्मल। ओके, उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, एक्चुअली एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो आउटर कवरिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उनका फंक्शन हो गया प्रोटेक्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। देन कनेक्टिव टिश्यू, उनका ओरिजिन है मेसोडर्मल इन ओरिजिन, उनका काम क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना, जैसे हाँ यस, कनेक्टिव टिश्यू क्या प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट, बाइंडिंग, स्टोरेज, प्रोटेक्शन एंड सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में ब्लड क्या है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू ही है। ठीक है, देन थर्ड वन है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन क्या है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन, और उसका मेन फंक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट। जैसे हम हार्ट में पढ़ते ही है मेसोडर्मल इन ओरिजिन, उसका काम ही है हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करना। ठीक है, मूवमेंट करना। देन नर्वस टिश्यू, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन एंड कंडक्शन एंड कंट्रोल। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से 4 टाइप हो गए टिश्यू के। ये यहाँ पे कुछ लोकेशंस दिए गए हैं कि कहाँ पे वो प्रेजेंट होंगे। ये आउटर कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू है, ये यहाँ पे फर्स्ट टाइप है एपिथेलियल टिश्यू। देन सेकेंड टाइप है, सेकेंड टाइप ये मसल टिश्यू है, मसल यानी थर्ड टाइप यहाँ पे है। ये कनेक्टिव टिश्यू है सेकेंड टाइप, और ये फोर्थ टिश्यू है मस्कुलर। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे उनका लोकेशन है इस डायग्राम में आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू। ये फर्स्ट पॉइंट है एपिथेलियल टिश्यू, और इसी को हमें
आज इस स्लाइड में और इस सेशन में हमें बहुत ही डिटेल पढ़ना है। सो वर्ड इपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स। वर्ड इपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स. Epi means upon and thelio means grows. A tissue which grows upon another tissue is called as epithelium. अगर मान लीजिए नीचे यहाँ पे कोई कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, हमने ये मान लिया, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होंगे, उसके ऊपर इपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होंगे, और वो इपिथेलियल टिश्यू किसके ऊपर प्रेजेंट होंगे, ये हो गया उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही हमेशा क्या होते हैं, इपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो ईपी मीन्स अपॉन, थेलियन मीन्स ग्रोथ, उसका मतलब ही यही है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे, सेल्स आर आइदर सिंगल लेयर्ड और मल्टी लेयर्ड। कभी कभी ये सिंगल लेयर्ड भी होते हैं, कभी कभी मल्टी लेयर्ड भी होते हैं। सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज एंड देयर इज नो इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। ये इतने इंटरकनेक्टेड होते हैं कि इनके बीच में कोई भी गैप प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए ब्लड वेसल्स इनमें पियर्स ही नहीं कर सकते, ठीक है। सो सेल्स ऑफ लोअर मोस्ट लेयर्स ऑलवेज रेस्ट ऑन द नॉन लिविंग बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन मैंने आपको यहाँ पे कहा ना कि जिसके ऊपर वो इपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है, तो वो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, नॉन लिविंग है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मार्क करके ही रखना होगा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग मेम्ब्रेन है। क्यों इसे नॉन लिविंग कहा जाता है, उसका आंसर आपको आगे मिल जाएगा। सेल्स आर कैपेबल ऑफ डिवीजन एंड रिजनरेशन थ्रू आउट द लाइफ। तो ये सेल्स के बारे में है, वो मेम्ब्रेन के बारे में नहीं है। ये देखिए, इपिथेलियल टिश्यू इज नॉन वेस्कुलराइज। इपिथेलियल टिश्यू में कोई भी अंदर पियर्सिंग नहीं कर सकता, कोई भी अंदर मतलब ब्लड वेसल्स नहीं कर सकते। ये क्या है, ब्लड वेसल्स, मतलब आर्टेरीज नहीं आएंगे, कैपिलरीज भी नहीं, और टिश्यू सॉरी वेन्स भी नहीं, ठीक है। कैपिलरीज, आर्टेरीज और वेन्स कोई भी अंदर पियर्स नहीं कर सकता, इसीलिए हम कहते हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, नॉन लिविंग है, ठीक है। तो फिर वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी सेल के बीच बीच में से अगर कोई ब्लड वेसल जा रही होगी, तो वहां से वो क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन करके वो अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनका क्या होता है कि वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सिचुएटेड है और उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, ये मान लीजिए कनेक्टिव टिश्यू है, तो कनेक्टिव टिश्यू से वो अपना न्यूट्रिशन क्या कर लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन वो ले लेते हैं, ठीक है। सो सेल्स आर कैपेबल ऑफ डिवीजन। ये जो इपिथेलियल टिश्यू है उनमें एक कैपेसिटी होती है डिवीजन की, वो रीजनरेट भी कर सकते हैं। जितने अपनी जितनी लाइफ है, अपने पूरे लाइफ में जितनी बार हमारे सेल्स बनते रहते हैं और डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, वो सारे सेल्स मेनली कौन से होते हैं, इपिथेलियल टिश्यू होते हैं, क्योंकि उनमें बहुत ही ज्यादा कैपेसिटी है रीजनरेशन की और सेल डिवीजन की। सो फ्री सरफेस ऑफ द सेल्स में हैव फाइन हेयर, दैट इज सिलिया एंड माइक्रोविलाई, और मे बी स्मूथ। कभी कभी ये क्या होंगे, ये सेल्स ऐसे स्मूथ भी होंगे, या फिर उनके ऊपर माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होंगे, या फिर सिलिया भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ऐसे टाइप के वो सेल्स हो सकते हैं। इपिथेलियल टिश्यू इज नॉन वेस्कुलराइज। नॉन वेस्कुलराइज का मतलब होता है ब्लड वेसल्स का उनमें एब्सेंट होना, ठीक है। सेल्स में कोई भी तरह का ब्लड फ्लो नहीं है, ठीक है, इसलिए उन्हें कहा जाता है इपिथेलियल टिश्यू इज नॉन वेस्कुलराइज। नेक्स्ट है, ड्यू टू एब्सेंस और लेस ऑफ इंटरसेल्यूलर, ड्यू टू, एक मिनट, ड्यू टू absence or less of intercellular space, blood vessels, lymph vessels are unable to pierce this tissue, so blood circulation is absent in epithelium. हमने अभी पढ़ा ये पॉइंट कि ये जो इपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनमें कोई भी तरह का कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए उनमें ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स कोई भी पियर्स नहीं कर सकता, ठीक है, इसीलिए वो क्या है, नॉन वेस्कुलराइज है। हेंस cells depends for their nutrition on underlying connective tissue.
अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है, उनके नीचे जो टिश्यू है, ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो उनके नीचे जितने भी ये कनेक्टिव टिश्यू है ना, तो ये कनेक्टिव टिश्यू से क्या कर लेंगे, अपना न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे, उनसे ऑक्सीजन लेंगे, उनको कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे उनका वो डिफ्यूजन के थ्रू चलता रहता है। तो ये जो लाइन है, ये इस पे आपको एमसीक्यू पूछी जा सकती है, ठीक है। Between epithelium and connective tissue. Between epithelium and connective tissue, a thin non-living acellular basement membrane is present which is highly permeable. तो यही बात मैं कह रही हूँ कि ये जो इतना बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, हाईली परमेबल है, इसीलिए तो वो डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज कर पा रहे हैं, ठीक है। ऊपर का जो लेयर मैंने कहा एपिथेलियल टिश्यू, ये कौन सा लेयर है, एपिथेलियल टिश्यू है, और ये नीचे का कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये गैसेस एक्सचेंज डिफ्यूजन के थ्रू कर पा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, हाईली परमिएबल है, ओके, इसलिए वो गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं, कौन से प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स, हम सिंपल से ऐसी डायग्राम निकाल देते हैं कि ठीक है, ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये दीज आर प्रेजेंट ऑन द लेयर ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। लेकिन ये बेसमेंट मेम्ब्रेन सिर्फ इतना ही नहीं होता, उसमें दो लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक लेयर होता है जिसका नाम है बेसल लैमिला, और सेकेंड होता है फाइब्रस लैमिला। एक होता है बेसल लैमिला और फाइब्रस लैमिला, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखे हुए। तो बेसल लैमिना किससे बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन से, यानी वो प्रोटीनिशियस लेयर है, एंड सीक्रेट्स बाय द एपिथेलियल सेल्स। ये किसने सीक्रेट किया, ये बेसल लैमिला सीक्रेट किया एपिथेलियल सेल्स ने। ये जो एपिथेलियल सेल्स है ना, इसने ये किया है, क्योंकि वो उसी से क्या है, चिपका हुआ है, इसलिए उसने ही उसे क्या किया है, सीक्रेट किया है। और फाइब्रस लैमिना फॉर्म ऑफ कोलेजन, कोलेजन फाइबर्स पता है ना आपको, और रेटिकुलर फाइबर्स, ये इन दोनों से क्या बना है, फाइब्रस लैमिना, सस्पेंडेड इन म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स व्हिच इज मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सस्पेंडेड इन मतलब फ्लोटिंग, फ्लोटिंग भी हम आप कह सकते हैं, या फिर हैंगिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। सो कोलेजन फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स, ये इनसे बना है फाइब्रस लैमिना। Then, so basement membrane is secreted by both epithelium and connective tissue. तो ये basement membrane किन चीजों से बना है, both basal lamina and fibrous lamina। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो इसको आप मार्क कर लीजिए। जितने आपको ये जो मैं दे रही हूँ मार्क करके, तो वो आप अच्छे से पढ़ना, उस पर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। Mucopolysaccharide present in the form of hyaluronic acid which is composed of two components। अभी आप बताइए मुझे कमेंट करके कि हाइलुरोनिक एसिड आपने कहाँ पे पढ़ा है। अगर आपका 11th, ये तो 11th का आपका चैप्टर है, लेकिन 12th में आप जब जाओगे और 12th में अगर रिप्रोडक्शन चैप्टर के बारे में आपने पढ़ा है, रिप्रोडक्शन चैप्टर में अगर आपने ओवम के बारे में पढ़ा है, तो ओवम का जो आउटर लेयर होता है उसमें क्या होता है, हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है, हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। जब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे स्पर्म आता है, और स्पर्म क्या करता है, उसे फर्टिलाइज करने की कोशिश करता है, तो उसके एक्रोजोम में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसके एक्रोजोम में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइलुरोनाइडेज एंजाइम, जिसमें ASE सफिक्स लगेगा, तो आप आंख बंद करके कह देना कि वो एंजाइम का नाम है। तो हाइलुरोनिक एसिड को डिस्ट्रॉय करने के लिए या फिर फोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम काम में आता है, हाइलुरोनाइडेज एंजाइम, ठीक है। तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड इज प्रेजेंट इन द फॉर्म, तो ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो फाइब्रस लैमिला में प्रेजेंट है, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, तो हाइलुरोनिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और वो हाइलुरोनिक एसिड दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एक है एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन एंड ग्लूकोरोनिक एसिड। So both these components are found in the alternate form, that is NAG, that is N-acetyl glucosamine, and sorry, ये दूसरा है
ग्लूकुरोनिक एसिड। तो ये अल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन, टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। इस स्लाइड को थोड़ा सा हम और बड़ा कर लेंगे, फिर बाद में हम छोटा कर लेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन, ये एक बहुत ही बेहतरीन स्लाइड मैं आपके लिए लेके आई हूँ, क्योंकि इसमें आपको दिख रहा होगा कि टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन में हम 3 टाइप देख सकते हैं, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन और एंकरिंग जंक्शन। तो ये यहाँ पे मैंने कुछ, एक मिनट, एक अलग सा पेन हम चूज कर लेते हैं। ये टाइट जंक्शन का फर्स्ट डायग्राम है, ये सेकेंड डायग्राम है गैप जंक्शन का, आपको यहाँ पे गैप दिखेंगे, ठीक है ये, और थर्ड है एंकरिंग जंक्शन। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप जूम करके भी ये डायग्राम देख सकते हैं। इससे और बेहतरीन स्लाइड्स मेरे पास और भी है, ठीक है। ये फिर से हम रिसाइज कर लेते हैं इसे, ठीक है। वही पॉइंट मैं अगले स्लाइड में लेके आई हूँ, ये देखिए, स्पेशलाइज जंक्शन बिटवीन द इपिथेलियल सेल्स। Specialized junction between the epithelial cells to provide the mechanical support for the tissue plasma membrane of adjacent epithelial cells modified to form following structures called as intercellular junction. Intercellular का मतलब क्या होता है? दो सेल्स के बीच में। मान लीजिए यहाँ पे हमने ये ड्रॉ किया है, एक थोड़ा सा बड़ा ये ले लेते हैं, ठीक है। ये एक सेल है जिसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमें दिख रहे हैं, माइक्रोविला, और ये यहाँ पे कुछ तो दिख रहा है ना, और ये दूसरा सेल है, ठीक है, ये है सिलिया, ये है माइक्रोविला। तो इनके बीच में सबसे ऊपर आएगा टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन को हम क्या कहते हैं? जोनुला ऑक्लूडेंस। क्या कहते हैं? जोनुला ऑक्लूडेंस, ठीक है। सो इट हेल्प्स टू प्रिवेंट, यहाँ पे स्पेलिंग है, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। एक सेल का दूसरे सेल में कोई भी जो साइटोप्लाज्मिक जो मटेरियल होगा वो लीक नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या होता है, दोनों के बीच में एक टाइट जंक्शन होता है, ठीक है। टाइट जंक्शन उसके नाम में ही आ गया, टाइट जंक्शन, ठीक है, या फिर टाइटली वो पैक होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन in the apical parts become tightly packed together and are even fused. अपाइकल पार्ट मतलब ये ऊपर के ही पार्ट में सबसे पहला जो दोनों में पाया जाएगा वो क्या होगा? टाइट जंक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, इंटरडिजिटेशन। ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा इंटरडिजिटेशन। सो दीज आर इंटरफिलिंग फिंगर लाइक प्रोसेसेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द एडजेसेंट सेल। अगर दो सेल्स है तो दो सेल्स में कैसे होगा? इंटरडिजिटेशन का मतलब क्या है कि वो फिंगर लाइक उसका ये होगा, क्या कहते हैं उसे, जंक्शन होगा। मतलब उनका वो फिंगर लाइक जो कनेक्शन है वो इतना टाइट हो जाता है, जैसे मान लीजिए हमने ये उंगलियां ऐसे एक दूसरे में फंसा ली तो वो ऐसे निकल नहीं रही है, तो ऐसे टाइट हो जाता है उनका, ठीक है, कनेक्शन। Next है intercellular breach. These are minute projections that arise from adjacent cell membrane. They make contact with one another. अगर ये दो सेल्स है, ये एक सेल्स और दो सेल्स, तो दोनों क्या करेगी? इंटरसेल्युलर ब्रीच क्रिएट करके कम्युनिकेट करेगी। अगर कोई मॉलिक्यूल्स है या फिर कोई आयंस है, वो अगर उन्हें भेजना है तो उन दोनों के बीच में क्या करेंगे? इंटरसेल्युलर ब्रीच क्रिएट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है गैप जंक्शन। फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय connecting the cytoplasm of adjoining cells for rapid transfer of ions, small molecules and sometimes big molecules. एक मिनट, मुझे माइक चालू है कि नहीं वो पहले चेक करने दीजिए। ओके, चालू। एक मिनट में थोड़ा रिकॉर्डिंग भी चेक कर लेती हूँ, ठीक है, सब ठीक है, बढ़िया है। ओके, गैप जंक्शन में हमने क्या पढ़ा कि फैसिलिटेट द सेल्स, फैसिलिटेट टू सेल्स
to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells for rapid transfer of ions, small molecules and sometimes big molecules. कभी कभी बिग मॉलिक्यूल्स का एक सेल से दूसरे सेल्स में जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या फिर छोटे छोटे आयंस का जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, गैप जंक्शन होता है। अभी ये हर बार यहाँ पे कलर हमें बदलना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, ये गैप जंक्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है इंटरमीडिएट जंक्शन, उसे कहते हैं जोनुला एडहेरेंस। ये जोनुला एडहेरेंस आपको यहाँ पे दिख जाएगा। दे यूजुअली अकर्स जस्ट बिटवीन द टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन के जस्ट नीचे ही आपको क्या दिखेगा, जोनुला एडहेरेंस, मतलब इन इंटरमीडिएट जंक्शन। There is a no intercellular filaments between the adjacent cell membrane. इसके बीच में आपको कोई भी, जैसे ये दिख रहा है ना आपको मैकुला एडिहेरेंस, ठीक है, मैकुला एडिहेरेंस आपको डेस्मोसोम्स में जैसे ये बीच में दिख रहे हैं ना फिलामेंट्स, तो वैसे कोई भी फिलामेंट्स आपको इसमें जोनोला एडहेरेंस में नहीं दिखेंगे। सो देयर इज नो इंटरसेल्युलर filaments between the adjacent cell membrane. They probably serve the anchoring function. वो क्या करते हैं, एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है डेस्मोसोम्स, मतलब मैकुला एडहेरेंस, ये उसका दूसरा नाम है डेस्मोसोम का। सो परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप द नेबरिंग सेल्स टुगेदर। These are like zonula adherence. जैसे हमने ये zonula adherence देखा, सेम वैसे ही है ये, but are thicker and stronger and are disc-like junctions. They have intercellular protein. उनके बीच में क्या है, intercellular protein present है. The microfilament which extends from plasma membrane and are called as the tonofibrils. यहाँ पे आपको tonofibrils भी दिख जाएंगे। दोनों तरफ से क्या निकल रहे हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स निकल रहे हैं, और उसी माइक्रोफाइब्रिल की वजह से, इंटरसेल्युलर प्रोटीन्स की वजह से वो क्या है, बहुत ही टाइटली वहां पे जॉइंट हो रहे हैं दो सेल्स। ओके, देन जैसे मान लीजिए हम कोई बिल्डिंग जब ये करते हैं, ईंटें रखते हैं, ठीक है, तो ब्रिक्स जब हम रखते हैं तो उसके बीच में हम क्या करते हैं, सीमेंट लगाते हैं ना। तो जैसे सीमेंट काम करता है दो ब्रिक्स के बीच में, टाइट जंक्शन का काम करता है, तो सेम ये डेस्मोसोम भी वैसे ही करते हैं। ये थिक लेयर होता है और ये सीमेंटिंग का काम करते हैं। यहाँ पे हमने देखा था ना सीमेंटिंग, ये देखिए ये सीमेंटिंग का काम करता है, तो सेम वैसे ही। ठीक है, नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। ओरिजिन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू का मतलब क्या होता है, इट इज ओनली टिश्यू विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम ऑल द थ्री प्राइमोर्डियल जर्म लेयर्स। फर्स्ट है एक्टोडर्मल, एपिडर्मिस, स्ट्रेटिफाइड, स्क्वैमस है। एक्टोडर्मल क्या है, जो ऊपरी परत यानी आउटर लेयर या फिर एक्सटर्नल सरफेस क्रिएट करता है। ठीक है, एक थोड़ा सा हम एक्सटर्नल सरफेस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो सेल्स क्या होते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वो स्किन में प्रेजेंट होंगे। मेसोडर्मल, मेसोडर्मल इन ओरिजिन मतलब हार्ट, हार्ट में हमने देखा है सर्कुलेशन चैप्टर में कि जब भी हम हार्ट के बारे में कोई इंट्रो देते हैं तो उसके इंट्रो में हम कहते हैं कि हार्ट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, तो मेसोथेलियम हम उसे कहते हैं, तो वो प्रेजेंट होते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के फॉर्म में, या फिर इंटरनल ऑर्गन में वो प्रेजेंट होंगे, इंटरनल ऑर्गन्स में वो प्रेजेंट होंगे, और कैविटीज में वो प्रेजेंट होंगे, इंटरनल ऑर्गन्स और कैविटीज में। कौन से फॉर्म में, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, जिसे हम कहेंगे एंडोथेलियम और मेसोथेलियम। ठीक है, अगर बहुत ही अंदर रहे तो एंडोथेलियम, बीच में रहे तो मेसोथेलियम। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड वन, एंडोडर्मल लेयर, उसे हम कहेंगे एंडोथेलियम। ठीक है, इनर बॉडी लाइनिंग जो होती है वो उनसे बनती है, इनर बॉडी लाइनिंग, इनर बॉडी लाइनिंग्स सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स पर भी वहां पे प्रेजेंट होते हैं, या फिर कॉलमनार और क्यूबॉइडल, कॉलमनार और क्यूबॉइडल
सेल से भी वो बना होता है, जैसे जीआई ट्रैक हो गया हमारा, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, ठीक है। तो बस इस स्लाइड में हम इतना ही देखेंगे, क्योंकि आगे इसके बारे में बहुत ही डिटेल हमें पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। अभी टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू का मतलब क्या है कि हमने जो इपिथेलियल टिश्यू पढ़ा, ठीक है, तो इपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स कितने कितने हैं, ठीक है, एक मिनट। इपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स कौन से हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू बेस्ड ऑन, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। इपिथेलियल टिश्यू डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर, यानी वो कितने लेयर से बना हुआ है उसके बेसिस पे उसके दो टाइप्स होते हैं, एक है सिंपल और दूसरा है कंपाउंड। बेस्ड ऑन द सेल शेप, अगर वो सिंगल सेल भी रहा, ठीक है, सिंगल सेल है, सिंपल फॉर्म में है, फिर भी उसके क्या पढ़ते हैं, कुछ सब टॉपिक्स है। एक है स्क्वैमस इपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम। सेकेंड है सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम। थर्ड है सिंपल सिलेटेड इपिथेलियम। फोर्थ है सिंपल कॉलुमनार इपिथेलियम। और नेक्स्ट है सिंपल स्यूडो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम। कंपाउंड इपिथेलियम में फर्स्ट आएगा कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम और कंपाउंड ट्रांजिशनल इपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम में फिर से हम पढ़ेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम और सेकेंड वन है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल इपिथेलियम। और स्ट्रेटिफाइड में हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखते हैं, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वैमस इपिथेलियम और सेकेंड वन है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम, ठीक है। तो इसका एक एक हम सारे जो टाइप्स है वो डिटेल में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू को अगर हमें पढ़ना है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो सेल्स है, सेल्स या फिर आप यहाँ पे टिश्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, सेल्स या फिर टिश्यू। फर्स्ट टॉपिक हमने देखा था कि सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम, ये फर्स्ट टाइप है। सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट है? एयर सैक्स ऑफ लंग्स, यानी अल्वियोलाई में प्रेजेंट होता है। हमें पता है ये अल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी चैप्टर में हमने पढ़ा है। एंड द लाइनिंग ऑफ हार्ट, हार्ट की जो लाइनिंग है, ब्लड वेसल्स पता है हमें, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, उनमें ये सिंगल लेयर बहुत ही पतली पतली सी प्रेजेंट होती है कि जिसकी हेल्प से वो डिफ्यूजन कर पाए, अपना ऑक्सीजन टिश्यू को दे पाएंगे आप, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ले पाएंगे, इसीलिए उनमें क्या प्रेजेंट होता है, सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम। एंड नेक्स्ट वन इज लिम्फेटिक वेसल, जैसे ब्लड वेसल्स होते हैं वैसे ही लिम्फ कैरी करने वाले लिम्फ वेसल्स भी होते हैं। फंक्शन क्या है? अलाउज द मटेरियल टू पास थ्रू बाय द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? हमें पता है कि जहां से प्रेशर ज्यादा होगा, अगर ऑक्सीजन का प्रेशर लंग्स में ज्यादा है तो लंग्स क्या कर देगा, ब्लड में ऑक्सीजन डाल देगा, और ब्लड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा है तो उस प्रेशर से वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे आ जाता है, लंग्स में आ जाता है, ठीक है। एंड फिल्ट्रेशन, किडनी में जो फिल्ट्रेशन होता है नेफ्रॉन में, वहां पर भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगी। एंड सीक्रेट द लुब्रिकेटिंग सब्सटेंसेस, और क्या सीक्रेट करते हैं वो, लुब्रिकेटिंग सब्सटेंसेस, यानी म्यूकस जो होता है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम, ये सिंपल स्क्वैमस का ये कहना था कि ये बहुत, ये देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन है नीचे, ठीक है, और ये क्या है, ये बहुत ही पतला लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम, ठीक है। अगर साइड व्यू देखा जाए तो वो कैसे दिख रहे हैं, रेक्टेंगुलर इन शेप दिख रहे हैं, ठीक है, उसका वर्टिकल सेक्शन देखा जाए तो। नेक्स्ट है सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम, ये क्यूब लाइक दिखते हैं, देखिए सारे सेल्स कैसे है, क्यूब लाइक अपीयरेंस है, और किसके ऊपर ये सिचुएटेड है, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। So in the ducts and secretory portion of the small glands and in kidney tubules मतलब PCT और DCT में प्रेजेंट होते हैं, PCT एंड DCT में वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सिक्रेट्स एंड एब्जॉर्ब, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, जैसे PCT कैसे है, सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम तो है लेकिन कैसे है, ब्रश बॉर्डर है वहां पे, और यहाँ पे ब्रश बॉर्डर है कि नहीं है, चलो कमेंट्स में बताइए। तो
डीसीटी में सिंपल स्क्वैमस है बट ब्रश बॉर्डर वो वहां पे नहीं है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पे होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगा पीसीटी में। और डीसीटी में एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगा क्या? नहीं। सेल्स वहां पे इन्वॉल्व होती है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। देन नेक्स्ट थर्ड वन है सिंपल क्यूबॉइडल सॉरी सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम। ये क्यूबॉइडल हो गए हमारे ऊपर। नेक्स्ट है सिंपल कॉलमनर, तो ये कॉलम जैसे दिखेंगे। आपको सिर्फ उनके हेडलाइन याद रखने हैं, बाकी के डायग्राम तो अपने आप आपको लर्न हो जाने वाले हैं, क्योंकि उनके नाम के ही हेडिंग में सारा कुछ दिया हुआ है। सिंपल स्क्वैमस मतलब टाइल्स जैसे है, सिंपल क्यूबॉइडल क्यूब जैसे है, सिंपल कॉलमनार कॉलम जैसे है, ठीक है। उनमें याद रखने वाला कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, ओके। सो सिंपल कॉलमनार इपिथेलियम सिलेटेड टिश्यू आर इन ब्रोंका। ये देखिए इसके ऊपर क्या है, कॉलमनार के ऊपर सिलिया प्रेजेंट है। तो ये सिलेटेड कहाँ पे होंगी? ब्रोंकाई में होंगी। ब्रोंकाई किसे कहते हैं? ये है हमारा ट्रकिया। ट्रकिया डिवाइड करता है ब्रोंकाई में, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, बाद में आते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो उस ब्रोंकाई में टर्शियरी ब्रोंकाई तक क्या प्रेजेंट होंगे? सिलेटेड टिश्यू प्रेजेंट होंगे या फिर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होंगे। देन नेक्स्ट वन है यूटेराइन ट्यूब्स। यूटेराइन ट्यूब्स मतलब यूटेराइन ट्यूब जो होती है वहां पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे किडनी की जो यूटेरस की ट्यूब है ना, वो यूटेराइन ट्यूब। एंड यूटेरस, यूटेरस मतलब and smooth that is non-ciliated tissue are in the digestive tract and bladder। urinary bladder ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में भी ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होंगे। डाइजेस्टिव ट्रैक में भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन कौन से होंगे वहां पे प्रेजेंट होंगे स्मूथ वाले। सिर्फ 1 मिनट में थोड़ा सा ये ले रही हूँ गैप, ठीक है। हेलो, ठीक है, चलो। हाँ, तो ये हमने देख लिया था कि टिश्यूज आर इन ब्रोंका, ब्रोंका में प्रेजेंट होते हैं। यूटेराइन ट्यूब्स में, यूटेरस में प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ स्मूथ सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जहाँ पे सिलिया नहीं है। नॉन सिलिएटेड टिश्यूज जीआई ट्रैक में प्रेजेंट होंगे और ब्लैडर में। ब्लैडर में कोई काम नहीं होता टिश्यू का, क्योंकि जो ब्लैडर है वो ब्लैडर फुल यूरिन से भरा हुआ होता है। तो वहां पे कोई ऐसे नहीं है कि ओवम की मूवमेंट करनी है वगैरह वगैरह, या फिर किसी मॉलिक्यूल्स की या किसी चीज की मूवमेंट करनी है, तो वहां पे सिलिया की जरूरत नहीं होती। तो जीआई ट्रैक में क्या करेंगे? एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे। इट आल्सो सीक्रेट द म्यूकस एंड एंजाइम। जीआई ट्रैक में वही तो काम होता है, ठीक है। म्यूकस का सिक्रीशन और एंजाइम्स का सिक्रीशन। फोर्थ पार्ट है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। स्यूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। स्यूडो मतलब फॉल्स। ये दिखते कैसे है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के जैसे, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार। ये देखिए यहाँ पे हम देख वो पढ़ेंगे स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या है कि ये मल्टी लेयर दिख रहे, ठीक है। ये क्या दिख रहे हैं? मल्टी लेयर। तो ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या है? इनका अपीयरेंस ऐसे है कि जैसे वो दिखने में ऐसे लगते हैं कि मल्टी लेयर्ड है, लेकिन वो मल्टी लेयर्ड है क्या? नहीं, वो सिंगल लेयर्ड है, ठीक है। लेकिन वो दिखते वैसे है, इसीलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। और वो सारे के सारे एक ही बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सिचुएटेड है। और उनके ऊपर क्या प्रेजेंट है? छोटी 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 क्या प्रेजेंट है? सिलिया प्रेजेंट है, ठीक है। सो सिलेटेड टिश्यू लाइंस द ट्रकिया एंड मच ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो ऊपर का पार्ट है, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वहां पे सारे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम आपको दिख जाएंगे। सिक्रिट म्यूकस, म्यूकस का सिक्रीशन वहां पे ज्यादा होता है। सिलेटेड टिश्यू मूव्स म्यूकस। जो सिलिया होती है वो कंटिन्यूअसली म्यूकस को क्या करती है? मूव करती रहती है। और जिससे कि डस्ट सिलिया में क्या हो जाता है? ज्यादा से ज्यादा डस्ट पार्टिकल ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। तो वो भी एक अच्छा फंक्शन है रेस्पिरेटरी ट्रैक में। तो सारे म्यूकस में भी क्या हो जाता है? डस्ट पार्टिकल ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है, सिलिया की वजह से। नेक्स्ट है यहाँ पे फिफ्थ हमारा टाइप स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम लाइंस द इसोफेगस। इसोफेगस मतलब क्या? फूड पाइप, ओके, फूड पाइप, माउथ एंड वजाइना।
वजाना पता है फीमेल का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है क्या, वजाना, ठीक है। देन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द एब्रेशन, एब्रेशन मतलब घिस जाना, ठीक है। बार बार अगर वो घिस जाता है तो वो घिस ना जाए, इसलिए उसे प्रोटेक्ट करने का काम कौन करते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे अगर वो वजाना के पार्ट्स घिस जाएंगे तो वो फिर से फॉर्म नहीं होंगे, तो इसलिए उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे स्पेशल टाइप के टिश्यू दिए गए हैं, उनका नाम है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल, ठीक है। नेक्स्ट 6 पार्ट है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जैसे स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है स्वेट ग्लैंड में, सलाइवरी ग्लैंड में एंड मेमोरी ग्लैंड। उनका क्या काम क्या है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है ये सारे। नेक्स्ट वन है स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनार एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड अभी हमने यहाँ पे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड पढ़ा, ये है स्ट्रेटिफाइड, लेकिन क्या दोनों में क्या अंतर है कि ये दोनों, ये जैसे बाइलेयर क्रिएट कर रहा है ना, वहां पे एक ही लेयर था, यहाँ पे एक ही लेयर था और एक ही लेयर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सिचुएट था। यहाँ पे ऐसे नहीं है, एक ही बेसमेंट मेम्ब्रेन पे मल्टी लेयर क्रिएट हो रहा है, उसे कहते हैं स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनार एपिथेलियम। The male urethra and the duct of some glands secretes and protect, प्रोटेक्शन का और सिक्रीशन का काम कौन करते हैं, स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनार एपिथेलियल टिश्यू। और लास्ट वन है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम मतलब ये क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग का काम करते हैं। लाइंस ऑफ द ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड द यूरेटर। यूरेटर मतलब ये क्या होते हैं, ऊम्ब होते हैं, जो फीमेल का ऊम्ब होता है या फिर गर्भाशय जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पे बेबी पूरे 9 महीने तक रहता है, उसे हम यूटेरस कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो उसमें वो कैसे होना चाहिए, वो स्मूथ होना चाहिए कि जिसकी साइज बढ़ सके, ठीक है। तो वहां पे कौन से टिश्यू होने चाहिए, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। सो अलाउज द यूरिनरी ऑर्गन टू एक्सपांड एंड स्ट्रेच, ठीक है। हम उसको रीसाइज कर लेते हैं फिर से। एक मिनट, मुझे ये सारा इरेज कर लेने दो, फिर आपको मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। ठीक है, चलो। सो नेक्स्ट स्लाइड है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम में हम क्या देखते हैं कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, वो यूनिलेयर्ड है, ठीक है। सेल्स आर फ्लैट और स्केल लाइक इन शेप, ये देखिए, ये नीचे आप देख सकते हैं कैसे फ्लैट है, टाइल्स लाइक अपीयरेंस है उनकी, ठीक है। ये यहाँ पे हम चलो नीचे कर लेते हैं इसे, ठीक है। हाँ, सेल्स कैसे है, फ्लैटेड है, राउंडेड न्यूक्लियस उनमें प्रेजेंट है, ठीक है। ये देखिए, ये राउंडेड न्यूक्लियस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सेल्स आर मोर इन विड्थ एंड लेस इन लेंथ, सो इन वर्टिकल सेक्शन दे अपीयर्स रेक्टेंगुलर इन शेप। अगर हम साइड से देखें तो ये शेप कैसे दिखता है, रेक्टेंगुलर इन शेप दिखता है, ठीक है। Next, it is also called as the pavement epithelium due to its tile-like appearance. ठीक है, ये टाइल्स जैसे दिख रहे हैं, अगर हम वर्टिकल सेक्शन देखें तो कैसे दिख रहे हैं, टाइल्स लाइक अपीयरेंस दिख रहे हैं। एक हमारे रूम में जो टाइल्स दिखते हैं ना साइड से, वैसे अपीयरेंस। बाद में also called as the tessellated epithelium due to its wavy, ये जो वेवी अपीयरेंस उनका दिख रहा है, उसे क्या कहती है, टेसिलेटेड इपिथेलियम, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि बेबी लाइक अपीयरेंस, ऐसे कौन से सेल्स है जिनमें बेबी लाइक अपीयरेंस प्रेजेंट होता है। तो आपने अगर कह दिया एपिथेलियल टिश्यू में प्रेजेंट होता है, तो उस टर्म को क्या कहा जाता है, तो टेसिलेटेड इपिथेलियम कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, दिस इपिथेलियम इज एसोसिएटेड विद द फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन। फिल्ट्रेशन है तो वो ऑब्वियसली नेफ्रॉन में प्रेजेंट है। एंड नेक्स्ट वन इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यानी ब्लड वेसल जो होते हैं उसके थ्रू क्या होता है, डिफ्यूजन होता रहता है। तो आप ये ध्यान में ही रखिए कि जो फंक्शन होता है उसी के हिसाब से आपको लोकेशन भी याद रखना है। तो फिल्ट्रेशन के
जो फंक्शन है उसे याद रखने के लिए हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन ना, तो नेफ्रॉन बाउमन्स कैप्सूल जो होता है, ये बाउमन्स कैप्सूल है, ठीक है। तो ये बाउमन्स कैप्सूल में यहाँ पे सारे क्या होंगे, ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होंगे, ठीक है। ये यहाँ पे तो हमें पता है पोडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये पोडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे पीसीटी में वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनमें सिलिया भी होते हैं, ठीक है। देख, बाउमन्स कैप्सूल पोडोसाइट, ये जो पोडोसाइट है वही क्या है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है। डिसेंडिंग लिम एंड थीन पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग मतलब ये पीसीटी हो गया, ठीक है, ये कॉइल्ड पार्ट है उसका, ये थोड़ा पतला निकाल लेती हूँ मैं यहाँ पे। ये क्या है, डिसेंडिंग, नीचे जाने वाला, और ये ऊपर आने वाला। तो असेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले, उसका भी क्या, थिन पार्ट। तो यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है, थिक पार्ट स्टार्ट हो जाता है, यहाँ तक क्या है, थिन पार्ट है, ठीक है। तो डिसेंडिंग लिम से लेके, ठीक है, ये डिसेंडिंग लिम से लेके असेंडिंग लिम का जितना थिन पार्ट है उसमें क्या दिखेंगे आपको, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, ओके। देन अल्वियोलाई ऑफ लंग, अल्वियोलाई ऑफ लंग मतलब जो लंग्स के अल्वियोलाई होते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो उनमें भी आपको क्या मिलेंगे, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, उसे निमेटोसाइट्स न्यूमोसाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट स्मॉल ब्रोंक्यूल्स, स्मॉल ब्रोंक्यूल्स हमने हार्ट में सॉरी लंग्स में पढ़ा कि ट्रकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, देन इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो ये सारे जो ब्रोंक्यूल के पार्ट है, जितने पतले 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 होते जाएंगे उनमें क्या दिखेगा आपको, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। और वो क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही पतली ट्यूब्स है, तो वहां पे सिंगल लेयर ही होना चाहिए वहां पे, ठीक है। तो ये उसका डायग्राम हो गया, ये देखिए ये छोटे से ट्यूब है, जैसे उनमें ये जो सिंगल लेयर प्रेजेंट है, ये कैसे पेवमेंट जैसे दिख रहे, देखिए टाइल जैसे अपीयरेंस है उनका। ये कनेक्टिव टिश्यू है उनके नीचे, जहां से वो क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये देखिए, ये हमने कहा था बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये सेंटर में क्या है, उसका न्यूक्लियस है, राउंडेड, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन तो सब में प्रेजेंट होगा, सेल्स आर क्यूब लाइक, क्यूबॉइडल है तो क्यूब लाइक, राउंडेड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। हर एक सेल में क्या होगा, राउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ये क्या है, क्यूब लाइक सेल्स है, ये नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये क्या है, राउंडेड न्यूक्लियस है, ठीक है, राउंडेड न्यूक्लियस। ये तीनों पॉइंट हो गए। फोर्थ वन है सेल्स आर सेम इन लेंथ एंड विड्थ, सो दे अपीयर स्क्वायर शेप इन वर्टिकल सेक्शन। अगर वर्टिकल सेक्शन हम देखें, साइड से हम उनका व्यू देखें, तो सारे के सारे क्या दिखेंगे, क्यूब लाइक दिखेंगे, और सारे क्यूब का जो अपीयरेंस है वो सेम ही दिखेगा, उनकी लेंथ या फिर विड्थ सेम ही दिखेगी। सो दिस इपिथेलियम हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन। In gonads, this epithelium is also known as germinal epithelium, यानी टेस्टिस और ओवरीज में ये जर्मिनल इपिथेलियम में आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर में देखा होगा। रिप्रोडक्शन चैप्टर में फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ और फॉर्मेशन ऑफ ओवम। तो ये जो पूरे प्रोसेस है, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस वगैरह, तो उसमें ये जो जर्मिनल इपिथेलियम है वहां पे ये सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, वेयर द क्यूबॉइडल सेल्स डिवाइड टू फॉर्म एग एंड स्पर्म्स। ये हमें पता है कि जर्मिनल इपिथेलियम क्या कहा जाता है उसे, प्राइमोर्डियल जर्म लेयर, प्राइमरी, देन सेकेंडरी, टर्शरी, देन यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, स्पर्मेटिड देन स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटोजोआ का ही मतलब क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो ये सारे प्रोसेस में आपको जो ये ग्राउंड लेवल पे दिखेंगे, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सिचुएटेड है, वो सारे के सारे क्या है, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यूज है, ठीक है। नेक्स्ट वन है इट इज फाउंड इन द पेरिफेरल रीजन ऑफ द ओवरी एंड इन द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन द टेस्टिस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपको पता है कि ये मान लीजिए ये क्या हो गया,
टेस्टिस स्क्रॉटल सैक हो गया, ठीक है, ये क्या है स्क्रॉटल सैक, इसमें क्या है टेस्टिस, ठीक है, ये क्या है एसिटाबुलम जिससे वो अटैच रहता है, इसमें क्या है 120 लोब्यूल्स है, और ये 120 लोब्यूल्स में क्या होते हैं ऐसे हाईली कॉइल्ड 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनमें अगर उनका हम सेक्शन देखें तो सेक्शन में हम क्या निकालते हैं ऐसे 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर हम निकालते हैं, ठीक है, सो इट इज फाउंड इन द पेरिफेरल रीजन ऑफ द ओवरी एंड द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये जो वॉल है यानी ये जो मैंने ऊपर का पॉइंट बताया ना आपको वही पॉइंट ये फिर से यहाँ पे रिपीट हुआ। फॉर एग्जाम्पल वेसिकल्स ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, एसिनाई ऑफ द पेनक्रियास, पेनक्रियाटिक डक्ट, secretory unit of sweat gland, thick part of ascending limb of loop of Henle and DCT। हमने अभी सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम का क्या देखा था कि थीन पार्ट ऑफ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड थीन पार्ट ऑफ असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले, इसमें सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम पाए गए थे, लेकिन थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले में सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपको क्या नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, अगर ये लेयर थिक हो जाता है तो यहाँ पे क्यूबॉइडल सेल्स आ जाती है, ठीक है, ये थोड़े से कॉलमनार हो गए, ठीक है, लेकिन आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि मुझे क्या कहना है, कि यहाँ पे क्या है सिंपल स्क्वैमस है, जितना पतला लेयर उतनी सिंपल सी लेयर, सिंपल से टिश्यू, तो ये अगर थोड़ी मोटी हो जाती है तो यहाँ पे कौन से आ जाएंगे क्यूबॉइडल सेल्स आएंगे दोनों तरफ से, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यूज। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे डायग्राम देखेंगे, ये देखिए सारे के सारे लेंथ में भी सेम है, विड्थ में भी सेम है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सिचुएटेड है, ये देखिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसमें बीच में साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है राउंडेड, देन सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दो सेल के बीच में या फिर हर एक सेल में क्या है सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अगर उनका ग्रुप में हम एक सेक्शन देखें तो सेक्शन में वो ऐसे इस तरह से दिखते हैं वर्टिकल सेक्शन, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, कनेक्टिव टिश्यू, न्यूक्लियस। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ क्यूबॉइडल इपिथेलियम, यही क्यूबॉइडल इपिथेलियम अगर मॉडिफाई कर जाएंगे तो किस चीज में वो मॉडिफाई होंगे, उसमें ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल इपिथेलियम आ जाएंगे, जैसे मान लीजिए ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, अभी ऐसे क्यूब लाइक, ये देखिए ये क्यूबॉइडल इपिथेलियम, ठीक है, ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इसमें अगर मॉडिफिकेशन आ जाए और ये ब्रश बॉर्डर बन जाए तो उसे हम कहेंगे ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, ऐसे। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के जो पीसीटी का पार्ट है ये है बाउमन्स कैप्सूल, तो ये है पीसीटी, पीसीटी में ये जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो क्या है ब्रश बॉर्डर सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है सिलिएटेड क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू, कलेक्टिंग डक्ट एंड ट्यूब्यूल, ये नेफ्रॉन्स हमें पता है, अभी मैं सिर्फ सिंगल पार्ट में निकाल रही हूँ, ये है लूप ऑफ हेनले, ये है डीसीटी और ये है कलेक्टिंग डक्ट, तो यहाँ पे हमने लिखा है कलेक्टिंग डक्ट एंड ट्यूब्यूल, तो ये ट्यूब्यूल के पार्ट हो गए पीसीटी और डीसीटी, ठीक है, तो ये पीसीटी डीसीटी में एक तो पीसीटी में ब्रश बॉर्डर होंगे तो सिलिएटेड कहाँ पे प्रेजेंट होंगे ट्यूब्यूल पार्ट में, और ये है कलेक्टिंग डक्ट, एक कलेक्टिंग डक्ट में 7 से 8 या फिर 7 से 9 नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में सारे सेल्स कैसे होंगे सिलेटेड होंगे, और वो भी कैसे सिलेटेड क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सिंपल कॉलमनार इपिथेलियल टिश्यू, सिंपल कॉलमनार इपिथेलियल टिश्यू में भी क्या प्रेजेंट है बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन हर एक सेल में क्या है बेसिकली प्रेजेंट है, ये देखिए ये जितना मैं पोर्शन डार्क ऑरेंज कर रही हूँ वो क्या है बेसमेंट मेम्ब्रेन, सेल्स आर पिलर और कॉलम लाइक इन शेप, ये देखिए पिलर और कॉलम जैसे दिख रहे हैं, ये बड़े 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 पिलर जैसे दिख रहे हैं, और उनमें इलोंगेटेड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ सेल, हर एक सेल के बेस में क्या प्रेजेंट है इलोंगेटेड यानी बहुत लंबे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन,
ठीक है। जैसे बाइल डक्ट ऑफ लीवर, हमें पता है ये लीवर से क्या आती है, हिपैटिक डक्ट आती है, और यहाँ पे गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है, तो गॉल ब्लैडर और ये हिपैटिक डक्ट, तो ये कॉमन बाइल डक्ट बन जाती है। तो ये जो कॉमन बाइल डक्ट का इतना जो पोर्शन है, वहां पे क्या होगा, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू होंगी, जहां से क्या सिक्रीशन का काम होता है, बाइल जूस के सिक्रीशन का, या फिर जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन का काम भी वहां पे चलता है। तो बाइल डक्ट ऑफ लीवर, लीवर की जो डक्ट है बाइल डक्ट, तो वहां पे वो क्यूबॉइडल सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है, इन्हीं कॉलमनार सेल्स में अगर मॉडिफिकेशन हो जाए तो उन्हें हम क्या कहेंगे। सो मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, फर्स्ट है ब्रश बॉर्डर, जैसे हमने क्यूबॉइडल में देखा सेम वैसे ही है। अगर कॉलमनार में ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई जैसे प्रोजेक्शन आने लगे तो उसे हम क्या कहेंगे, ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। उनमें बीच बीच में क्या देखेंगे आप लोग, गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट होता है। अभी गॉल ब्लैडर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आप कमेंट करके मुझे बताइए जल्दी से, ठीक है। ग्लैंडुलर कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर कॉलमनार, ग्लैंडुलर मतलब ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, तो स्टमक में क्या होती है, स्टमक में ये सिक्रिटरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ये देखिए, ये सिक्रिटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, पेप्सिन का सिक्रीशन होता है ना डाइजेशन के लिए, ठीक है, तो वहां पे वो स्टमक में प्रेजेंट होंगे। ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर कॉलमनार इपिथेलियम, ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर कॉलमनार इपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होती है, डिओडिनम। अभी ये डिओडिनम कहाँ पे आ गया, ये है जे शेप स्टमक, ठीक है। ये हमें पता है कि ये इसोफेगस है, ये स्टमक है, स्टमक के बाद जो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का सी शेप पोर्शन, उसे हम कहते हैं डिओडिनम। फिर बाद में आता है जेजुनम, और फिर बाद में आता है इलियम। तो उसे याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है मेरे पास कि DJI, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स है, कौन से DJI, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होते हैं डिओडिनम में। सिलेटेड कॉलमनार इपिथेलियल प्रेजेंट होते हैं ट्यूब्स में, फैलोपियन ट्यूब में। यहाँ पे सिलिया है तो आपको ये मान के ही चलना होगा, ये क्या है, यूटेरस, ठीक है, और ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब। तो ये ओवरी से जब ओवम रिलीज होता है तो वो ओवम यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में आ जाए, इसलिए वहां के जो फैलोपियन ट्यूब के जो सिलिया होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक को मूव करते हैं इस फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। और ये जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म के मूवमेंट में भी वो हेल्प करते हैं, और एक्चुअली स्पर्म के मूवमेंट में बाकी सिलिया की और इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसके पास खुद का एक फ्लैजेला होता है, ठीक है। देन चलो बताइए जल्दी से, ये गॉल ब्लैडर क्या होता है, आपको मैंने क्वेश्चन पूछा था। तो गॉल ब्लैडर हमने पिछले ही स्लाइड में देखा था कि लीवर के नीचे जो एक ग्रीन कलर का पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। उसमें क्या स्टोर होता है, बाइल जूसेस स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। तो उसमें ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम, ये एक अलग से स्लाइड्स हैं, और ये भी एक अलग से अलग अलग में हिस्टोलॉजी के कुछ स्लाइड्स आपके लिए बेहतरीन स्लाइड्स लेके आई हूँ। ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम माइक्रोविला आर प्रेजेंट एट द फ्री एंड एपिथेलियम गॉल ब्लैडर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर मान लीजिए ये जो सेल्स है, वो सेल्स के ऊपर अगर माइक्रोविला प्रेजेंट होंगी तो वो अच्छी बात है ना, क्योंकि उसके उसके बीच में क्या है, लैक्टियल ग्लैंड्स प्रेजेंट है, फिर लैक्टियल लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट है, और आजू बाजू में क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स क्या करेगी, सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी खाना पच रहा होगा तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स ब्लड एब्जॉर्ब कर लेगी, और जितने भी फैट्स है वो सारे फैट्स कहाँ पे जाएंगे, क्या कहते हैं उसे, लिम्फ वेसल्स में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, लिम्फ वेसल्स में चले जाएंगे, ठीक है। सो ग्लैंडुलर कॉलमनार इपिथेलियल यूनिसेल्युलर म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स are also present in between the columnar cells, for example stomach, colon, rectum। नेक्स्ट है ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर कॉलमनार इपिथेलियल, ये थे सिर्फ ब्रश बॉर्डर। यहाँ पे हम थोड़ा सा पेन जो है हमारा उसका
कलर चेंज कर लेते हैं कि आपको दिखे। ये है ब्रश बॉर्डर, ठीक है, और ये है ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर। बीच बीच में अगर उनमें ग्लैंड्स प्रेजेंट है तो माइक्रोविलाई प्रेजेंट ऑफ द फ्री एंड, ये थे माइक्रोविलाई, ये हमने यहाँ पे निकाले वो, ठीक है। एंड इन बिटवीन दीज सेल गॉबलेट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट, बीच बीच में वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं कि वो क्या करते हैं, ठीक है, एक मिनट, गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं कि वो क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। सिक्रीशन में क्या होता है, अगर म्यूकस सिक्रेट हो रहा होगा या फिर हाँ यस, म्यूकस का, जैसे डिओडिनम, इलियम और सीकम में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा म्यूकस का सिक्रीशन होता है, ठीक है। देन सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, सिलिया आर प्रेजेंट ऑन द फ्री एंड ऑफ द कॉलमनार सेल्स। सिलिया कैसे प्रेजेंट है, फ्री एंड पे प्रेजेंट है ना। सिलिया ही नहीं, माइक्रोविलाई भी और सिलिया भी, दोनों ये फ्री एंड बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ के जितने भी एक्सटेंशन होंगे, एक तो माइक्रोविलाई होंगे या फिर सिलिया के फॉर्म में होंगे। तो दे आर प्रेजेंट इन द फ्री एंड ऑफ कॉलुमनार सेल्स। फेलोपियन ट्यूब जो हमने अभी देखा था, फेलोपियन ट्यूब जो यूटेरस से ज्वाइंट होता है, ठीक है। इपिंडाइमल एपिथेलियम। नेक्स्ट है स्टेरियोसिलेटेड कॉलुमनार एपिथेलियम। स्टेरियोसिलिया प्रेजेंट ऑन द फ्री एंड ऑफ द कॉलुमनार सेल्स, इपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, ठीक है। तो इपिडिडाइमिस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। चलो जल्दी से मुझे एक कमेंट करके आप बताइए कि इपिडिडाइमिस कहाँ पे होता है और वास डिफरेंस कहाँ पे होता है, ठीक है। वैस डिफरेंस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन इपिडिडाइमिस कहाँ पे होता है वो आपको बताना है। ये है टेस्टिस, ठीक है, ये है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। यहाँ से जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स निकलते हैं, बाद में रेटे टेस्टिस निकलते हैं, ठीक है। देन इपिडिडाइमिस, हाँ ये देखिए मैंने ही बता दिया आपको कि ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, इपिडिडाइमिस होता है, ठीक है, इपिडिडाइमिस। और ये इसका हेड, बॉडी और टेल रीजन होता है। और बाद में यहाँ से जो डक्ट निकलता है, उस डक्ट को हम क्या कहते हैं, वैस डिफरेंस, ठीक है। ये डक्ट को क्या बोला जाता है, वैस डिफरेंस, की जो सारे स्पर्म्स क्या करते हैं, कैरी करके ले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के कैरेक्टरिस्टिक से इट अपीयर्स बायलेयर्ड एज टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, लॉन्ग एंड शॉर्ट सेल्स। स्यूडोस्ट्रेटिफाइड, स्यूडो का मतलब मैंने पहले ही बोला था, स्यूडो मतलब फॉल्स। वो दिखने में कैसे होते हैं, दिखते तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के जैसे, लेकिन एक ही बेसमेंट मेम्ब्रेन से अलग 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 शेप क्रिएट करते हैं। जैसे कि लगता है ऐसे है कि वो मल्टी लेयर्ड है, लेकिन मल्टी लेयर्ड होते हैं क्या, नहीं होते वो, ठीक है। दूर से देखा जाए तो वो कैसे लगते हैं कि वो मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन ये जो सेल्स है, ठीक है, ये पीछे की तरफ दिखते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, एक ही बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट, आप ऐसे भी उसका डायग्राम निकाल सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, इस तरह से। सो बट ऑल द सेल्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड सो इट इज यूनिलेयर्ड। तो एक ही बेसमेंट मेम्ब्रेन पर वो प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो यूनिलेयर्ड ही होते हैं। ऑल दीज सेल्स आर पिलर लाइक इन शेप, सो इट इज ऑल्सो मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनार एपिथेलियम। पिलर जैसे लंबे लंबे होते हैं, इसीलिए कॉलमनार सेल्स का क्या है, उनमें मॉडिफिकेशन हुआ है। In the long cells, elongated nucleus is present at the base of cells and are ciliated. Short cells have rounded nucleus present in the center of cells, lack a cilia and secrete a mucus. लॉन्ग सेल जो होंगे उनमें क्या होंगे, इलोंगेटेड न्यूक्लियस होंगे। ये लॉन्ग सेल्स में क्या होंगे, इलोंगेटेड न्यूक्लियस होंगे। और एट द बेस ऑफ द सेल्स, बेस मतलब ये यहाँ पे बेस में, ठीक है, बेसमेंट में वो क्या है, इलोंगेटेड न्यूक्लियस है, इससे लंबे लंबे न्यूक्लियस है बेसमेंट की तरफ, ठीक है। और क्या बताया है उन्हें, आर सिलेटेड शॉर्ट सेल्स, जो शॉर्ट सेल्स होंगे वो क्या है, सिलेटेड है। हैव राउंडेड न्यूक्लियस, उनमें क्या होगा, राउंडेड न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ सेल। इसलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी कभी हमें क्या लगता है कि ये मल्टी लेयर्ड सेल्स है, लेकिन ऐसे नहीं होता, वो मल्टी लेयर्ड नहीं होता, वो
होते तो सिंगल लेयर्ड या फिर सिंगल लेयर्ड ही होते हैं, लेकिन उनका अपीयरेंस अलग अलग दिखता है। किसी में लंबे न्यूक्लियस हो गए बेसल साइड में, तो किसी में शॉर्ट सेल्स है लेकिन सिलिया प्रेजेंट है और राउंडेड न्यूक्लियस है, वो भी सेंटर में। तो ये कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, ये डायग्राम यहाँ पे हमने दिखाया है, ये देखिए कोई सेल्स आपको दिख रहे हैं ये बड़े बड़े, ठीक है, तो ये कोई सेल्स दिख रहे हैं बहुत छोटे, ठीक है, और सबके जो न्यूक्लियस है, मोस्ट ऑफ जो लंबे सेल्स है उनके बेसल, एक मिनट थोड़ा सा आपको एक अलग पेन से मैं करके दिखाती हूँ। ये देखिए डार्क पेन से जल्दी दिखाई देता है, तो ये लंबे लंबे न्यूक्लियस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये देखिए ये, ठीक है। और जो ये छोटे सेल्स हैं उनके ऊपर कैसे, उनमें कैसे है राउंडेड न्यूक्लियस है। देखिए ये यहाँ पे दिया है शॉर्ट सेल, देन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, लॉन्ग सेल्स, ये लॉन्ग सेल्स है, सब में कैसे है सिलिया प्रेजेंट है, न्यूक्लियस म्यूकस, ये बीच बीच में कैसे ग्लैंडुलर सेल्स भी है, यानी कुछ म्यूकस सिक्रीशन का काम भी कर रहे हैं, ठीक है, काइनोसिलिया भी कहा जाता है सिलिया को, ठीक है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इन्हें कहा जाता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार और सिलिएटेड कॉलमनार। नेक्स्ट है, हमने सिंपल स्क्वैमस सिंपल इपिथेलियम के सारे टॉपिक यहाँ पे पढ़ लिए। फर्स्ट था हमारा स्क्वैमस, सेकेंड क्यूबॉइडल, थर्ड सिलिएटेड, फोर्थ था कॉलमनार और फिफ्थ था स्यूडोस्ट्रेटिफाइड। अब कंपाउंड इपिथेलियम का जो स्ट्रेचिंग एबिलिटी होती है कंपाउंड इपिथेलियम में, उसके दो टाइप्स हमें पढ़ने हैं, स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रेडिशनल। स्ट्रेटिफाइड के फिर से हमें दो जो टाइप्स है वो पढ़ने हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एंड स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, और फिर से स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस के दो पार्ट से, केराटिनाइज और नॉन केराटिनाइज। सो ये है सेकेंड पार्ट ट्रांजिशनल। ये जो हमने ऊपर देखा था ना, ये देखिए ये ट्रांजिशनल, तो वो पहले हम पढ़ेंगे, फिर बाद में ये सारे टाइप्स है ना तो वो डिटेल में पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे पेन हमें बदलना पड़ेगा। ये देखिए ट्रांजिशनल इपिथेलियम, उसे हम यूरोथेलियम भी कहते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अगर हम बात करें तो क्या कह सकते हैं, इट इज ओनली टिश्यू इन विच बेसमेंट मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है यहाँ पे, एब्सेंट होता है, ठीक है। सो इनरमोस्ट लेयर डायरेक्टली रेस्ट अपॉन द अंडरलेइंग कनेक्टिव टिश्यू। जो पहले हमने देखा था स्क्वैमस इपिथेलियम में या फिर सिंपल टिश्यू में, कि हर एक सेल, फिर वो सिंपल स्क्वैमस हो, क्यूबॉइडल हो, कोलुमनार हो, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड हो, सारे के सारे क्या कर रहे थे, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सिचुएटेड थे। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है कंपाउंड में। कंपाउंड में क्या है, खास करके ट्रांजिशनल इपिथेलियम में क्या है कि वो नीचे का जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो ही गायब है, वो डायरेक्टली न्यूट्रिशनल, उनके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू है उनसे ले रहे हैं, ठीक है। सो इनर मोस्ट लेयर डायरेक्टली रेस्ट अपॉन अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू, वो डायरेक्टली किसके ऊपर सिचुएटेड है, अंडरलाइंग जो नीचे के कनेक्टिव टिश्यू है उसके ऊपर। बेसमेंट मेम्ब्रेन तो पूरा गायब है यहाँ पे। सो इन दिस epithelium 4 to 6 layers of the cells are present. Innermost layer of the cells is composed of the cube like cells. जो अंदर के जो सेल्स है उनका लेयर कैसे दिखेगा, क्यूब लाइक। Middle 2-3 layers are composed of pear shape and umbrella shape cells. So under most 1 or 2 layer are the oval shape. देखिए कितने शेप आ गए, ओवल शेप है, क्यूबॉइडल शेप है, पियर शेप है, क्यूब शेप है, कितने सारे लेयर्स है यहाँ पे। 4 to 6 लेयर अगर ट्रांजिशनल इपिथेलियम में है तो इनर मोस्ट लेयर दिखेंगे क्यूब लाइक, 2 to 4 लेयर्स दिखेंगे पियर शेप या फिर अम्ब्रेला शेप, देन 1 to 2 लेयर देखेंगे ओवल शेप। These different shapes of cells appears only in the resting stage. जब वो resting stage पे होंगे तभी ये different different shapes आपको दिखाई देंगे। When this cells is stretch, जब वो stretch होंगे, जैसे urinary bladder का function है ना, वो stretch होता है, जब वो स्ट्रेच होंगे एट द सेल बिकम फ्लैटन, सबके सब क्या हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे। सो एट आउटरमोस्ट लेयर a thin cuticle is present which is makes this
टिश्यू वाटरप्रूफ। आउटर मोस्ट लेयर में एक बारीक सा क्या होता है, लेयर होता है जिसे हम कहते हैं, पतला सा लेयर होता है, उसे क्यूटिकल कहते हैं। जैसे पत्तों के ऊपर, झाड़ की जो पत्तियां होते हैं ना, उसके ऊपर क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होता है, उसी से वो क्या बनता है, वाटरप्रूफ बनता है। तो यही पर, यहाँ पर भी क्या है, ट्रांजिशनल इपिथेलियम टिश्यू के आउटर मोस्ट लेयर पे क्या है, क्यूटिकल लेयर है। इसी की वजह से वो क्या है, वाटरप्रूफ है। नहीं तो यूरिनरी ब्लैडर से तो पूरा यूरिन ही निकल जाता फिर, अगर ये क्यूटिकल नहीं प्रेजेंट होता तो सेल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय इंटरडिजिटेशन। हमने इंटरडिजिटेशन देखा था कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिससे कि सरफेस एरिया भी बढ़ता है, और जो टिश्यू होते हैं, जो सेल्स होते हैं, उनका जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा इंटरडिजिटेशन मतलब बहुत ही टाइट होता है वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रीनल पेल्विस, रीनल यानी किडनी, ठीक है। जितना भी जहां पर भी रीनल वर्ड आए तो आप समझ लेना क्या है, रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस रीजन क्या होता है, ये है किडनी, ठीक है। और ये क्या है, यूरेटर। यूरेटर यूरेटर जो डिवाइड करता है आगे जाके, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, पेल्विस रीजन है। और ये मेजर कैलेक्स, और ये मेजर कैलेक्स है, और ये माइनर कैलेक्स है, ऐसे डिवाइड हो जाता है। जैसे अगर मैं ये बात करूं, ये है यूरेटर, तो ये क्या है, पेल्विक रीजन, पेल्विस, ठीक है। और ये जो शाखाएं है वो क्या है, मेजर कैलेक्स, और अगर इसके ऊपर भी ब्रांचेस होते तो वो क्या कहलाते हैं, माइनर कैलेक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसे ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट है, और उनमें कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ट्रांजिशनल इपिथेलियल टिश्यू, जिसे हम यूरोथेलियम भी कहते हैं। तो रीनल पेल्विस इज द लोकेशन। यूरेटर ये तो आपको पता है, ये यूरेटर है, यूरिन कैरी करने वाली ट्यूब। यूरिनरी ब्लैडर, ये नीचे यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है। और प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द मेल यूरेथ्रा, ये हो गया मेल यूरेथ्रा, इसमें क्या होंगे, ट्रांजिशनल इपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है, ये देखिए, ये डायग्राम है, यहाँ पे आपको कहीं पर भी बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पे दिखाई नहीं देगी, ठीक है। सो अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू, ये जो नीचे की कनेक्टिव टिश्यू है, उसी के ऊपर डायरेक्टली आपको ये क्या दिख रही है, ये सारे इपिथेलियल टिश्यू दिख रहे, ठीक है। तो वो डायरेक्टली उन्हीं से क्या कर लेते हैं, वो न्यूट्रिशन ले लेते हैं। नेक्स्ट वन है स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम, जो सेकेंड पार्ट हमने पहले पढ़ा था, ये फर्स्ट पार्ट हम अभी अब पढ़ लेते हैं। स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम वो सेकंड पार्ट था, ठीक है। अभी ये फर्स्ट पार्ट। स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम possesses मेनी लेयर ऑफ इपिथेलियल सेल्स, कितने होंगे यहाँ पे, मेनी लेयर्स प्रेजेंट होंगे। द डीपेस्ट लेयर इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स, जो बहुत ही डीप जाएगा वो कौन सा होगा, क्यूबॉइडल सेल्स का होगा। ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द सेल्स ऑफ आउटर मोस्ट लेयर इज ऑफ 4 टाइप्स, उसके भी 4 टाइप पढ़ेंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार, स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार, ठीक है। तो वन बाय वन वो भी हम अभी पढ़ लेते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल्स आर क्यूबॉइडल और कॉलमनार शेप। वहां पे स्क्वेमस हमने कैसे देखा था कि वो फ्लैट लेयर था, यहाँ पे फ्लैट नहीं है, वो कैसे, क्यूबॉइडल और कॉलमनार है, ठीक है। they divide to form layer of a stratified epithelium, so this layer is called as the germinativum layer. They divide to form a stratified epithelium, ये जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करके क्या फॉर्म करते हैं, स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम को फॉर्म करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जर्मिनेटिवम लेयर। मिडल लेयर आर मेड अप ऑफ पॉलीगोनल सेल्स, मिडल लेयर इज मेड अप ऑफ पॉलीगोनल सेल्स, बहुत अलग अलग शेप के वो दिखेंगे। सो दीज सेल्स आर इंटरकनेक्टेड विथ डेस्मोसोम्स, डेस्मोसोम्स हमने पढ़ा था, सेल जंक्शन, याद कीजिए, ठीक है। उसमें माइक्रोफिलामेंट्स भी थे, ठीक है, याद करिए फिर से। तो दीज आर द इंटरकनेक्टेड विद द डेस्मोसोम्स विच प्रोवाइड रिजिडिटी और मैकेनिकल सपोर्ट। डेस्मोसोम्स क्या प्रोवाइड करेंगे, रिजिडिटी यानी टफनेस प्रोवाइड करेंगे, और मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। सेल्स ऑफ आउटरमोस्ट लेयर्स आर स्केल लाइक फ्लैट सेल्स on the basis of presence or absence of keratin protein in the outermost cells. epithelium is of 2 types, अगर केराटिन प्रोटीन इनमें प्रेजेंट है तो उसके बेसिस पे इनके 2 टाइप्स पढ़ेंगे, कि केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम और नॉन केराटिनाइज्ड
स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक बेहतरीन डायग्राम आपके लिए लेके आई हूं मैं। केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, हार्ड वाटरप्रूफ केराटिन प्रोटीन इज प्रेजेंट, जो कि स्किन में होते हैं, प्रेजेंट इन द स्केली सेल्स एंड सेल्स बिकम नॉन न्यूक्लिएटेड डेड सेल्स। जैसे हमारी स्किन होती है ना, ऊपर की परत कैसे होती है, डेड होती है, इसीलिए तो हमें वैक्सिंग करना पड़ता है, बार बार वैक्सिंग करके वो हम क्या कर लेते हैं, वो ऊपर का लेयर डेड होता है, इसलिए हमें ज्यादा तकलीफ नहीं होती। तो इपिडर्मिस ऑफ द स्किन और जो स्केली लीव्स होती है, ये सारे जो इपिडर्मल लेयर होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, उनमें केराटिनाइज प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो ये देखिए अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग क्या दिख रहा है आपको, एक मिनट, हाँ, अलग अलग पोजीशन पे क्या दिख रहा है, अलग अलग शेप्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, जर्मिनल लेयर है, जर्मिनल लेयर मतलब जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास में होता है, नीचे प्रेजेंट होता है। इंटरमीडिएट लेयर मतलब उसके ऊपर, और ये जो लेयर अगर 5-6 परत बना रहा है तो उसके बीच वाला इंटरमीडिएट लेयर। और हॉर्नी लेयर मतलब ये ऊपर वाला जिसकी, एक मिनट मेरा पॉइंटर नहीं मिल रहा है मुझे, कहाँ पे गया, हाँ ठीक है, ये देखिए ये ऊपर का जो हॉर्नी लेयर है ना, ये सारा निकाल देते हैं हम वैक्सीन के टाइप पे। नेक्स्ट है नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, केराटिन प्रोटीन इज एब्सेंट, सेल्स आर न्यूक्लिएटेड एंड लिविंग, बकल कैविटी, हमारे माउथ कैविटी में वो प्रेजेंट होते हैं, माउथ कैविटी को ही बकल कैविटी कहते हैं या फिर ओरल कैविटी ऑफ द मैमथ। इनर लाइनिंग ऑफ द चिक्स, चिक्स की जो इनर लाइनिंग है वहां पे क्या है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स, क्योंकि अगर केराटिनाइज रहता तो वो पूरा रिजिड हो जाता ना वो माउथ, तो वहां पे बहुत ही सॉफ्ट है, तो वहां पे न्यूक्लियस भी होंगे। ठीक है, केराटिन एब्सेंट होंगे, लिविंग सेल्स होंगे वहां पे, डेड नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है समरी। समरी में हमने क्या क्या देखा, इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा, इपिथेलियल टिश्यू के नंबर ऑफ लेयर्स के बेसिस पे हमने कुछ टाइप्स देखे। फर्स्ट था सिंपल और सेकंड था कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। सिंपल में हमने फर्स्ट पढ़ा स्क्वैमस, सेकंड पढ़ा क्यूबॉइडल, थर्ड पढ़ा सिलिएटेड, फोर्थ पढ़ा कॉलमनार और फिफ्थ पढ़ा स्यूडोस्ट्रेटिफाइड। कंपाउंड में हमने फर्स्ट ये पढ़ा था ट्रांजिशनल और सेकंड ये पढ़ा था स्ट्रेटिफाइड। ओके, स्ट्रेटिफाइड के बाद में स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस पढ़ा हमने और स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल पढ़ा, और बाद में स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज और स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइज, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। ठीक है, तो ये सेम स्लाइड है टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ ली थी, तो ये आप फिर से एक बार उसे ओवरलुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कुछ एमसीक्यूज की। ठीक है, एमसीक्यूज यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये एक्चुअली मैंने पीपीटी की थी, तो पीपीटी में 1 बाय 1 वो आंसर्स आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे वो सारे शो हो रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें पता है कि कैसे सॉल्व करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स इज इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ द इनर मोस्ट वॉल्स ऑफ द लार्ज ब्लड वेसल्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल्स, कौन से टाइप ऑफ सेल्स इन्वॉल्व होते हैं मेकिंग ऑफ इनर मोस्ट वॉल्स ऑफ द लार्ज ब्लड वेसल्स। लार्ज ब्लड वेसल्स कौन सी है बताइए। ब्लड वेसल्स कितने टाइप के होते हैं, आर्टेरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो लार्ज जितने भी ब्लड वेसल्स है, जैसे मान लीजिए आर्टेरीज, तो आर्टेरीज में जो लेयर होता है वो कैसे होता है, स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू का लेयर होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा थर्ड, सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट है सेल आर हाईली पैक्ड विद द लिटिल इंटरसेल्युलर मटेरियल, इट रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, हाँ ये भी होता है। तो इट इज यहाँ पे क्या कहा है, नॉट, अच्छा इनकरेक्ट वाला बताना है। इट इज हाईली वेस्कुलर रिच इन द ब्लड वेसल्स, नहीं ये नहीं होता। इट कवर द बॉडी सरफेस एंड लाइंस द बॉडी कैविटी, यस आउटर सरफेस पे ऊपर प्रेजेंट। तो हमने ये पढ़ा था ना कि वो हाईली वेस्कुलर नहीं, अवेस्कुलर, यहाँ पे हमने क्या बोला था, अवेस्कुलर होता है बोले। ठीक है, तो इसलिए ये करेक्ट नहीं है ये ऑप्शन इपिथेलियल टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ इपिथेलियल टिश्यू इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ बाउमन्स कैप्सूल। ठीक है, सिंपल स्क्वैमस, हाँ सिंपल स्क्वैमस तो हमने पढ़ा था ना कि ये बाउमन्स कैप्सूल में ये सारे क्या है, सिंपल स्क्वैमस ही तो है। ये पोडोसाइट भी क्या है, सिंपल स्क्वैमस ही है। ठीक है, तो आंखें बंद करके ये क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं। सिंपल क्यूबॉइडल नहीं है,
सिंपल क्यूबॉइडल तो वो पीसीटी में आ जाएंगे, ठीक है। देन सिंपल कॉलमनार, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, नहीं। तो ये सारे आंसर नहीं है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। The type of epithelium found in the lining of stomach and intestine. Stomach of simple squamous epithelium, simple cuboidal epithelium, simple columnar और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमल। सिंपल कॉलमनार यहाँ पे इसलिए आएगा क्योंकि जो लाइनिंग ऑफ स्टमक है, लाइनिंग ऑफ स्टमक में क्या जरूरी है, अगर ये मान लीजिए ये जे शेप आपका स्टमक है, तो यहाँ पे अगर कॉलमनार इपिथेलियम रहे तो वो क्या करेंगे, गॉबलेट सेल का भी प्रोडक्शन करेंगे। और गॉबलेट सेल क्या करता है, म्यूकस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और म्यूकस क्या करता है, ये जो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक है उसे कॉन्सेंट्रेटेड एचसीएल से बचाता है। तो इसीलिए यहाँ पर भी आपको बहुत ही कॉमन सेंस का यूज करना है कि क्यूबॉइडल में तो गॉबलेट सेल्स नहीं है, स्क्वैमस में भी नहीं है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस में भी नहीं है, तो कहाँ पे गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट है, सिंपल कॉलमनार में प्रेजेंट है। तो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक आपको अगर बताया जाए तो वहां पे आपको सी मार्क करना है, ठीक है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सिलेटेड इपिथेलियम? सिलेटेड इपिथेलियम का क्या है कि उसे मूवमेंट में वो हेल्प करता है, ठीक है। एक ऑप्शन एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, प्रोटेक्शन, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स अलोंग, यस यस, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। प्रोटेक्शन का काम नहीं करता, सिक्रीशन का नहीं, एब्जॉर्प्शन का नहीं, ठीक है। तो वो मूवमेंट का काम करता है, जैसे ओवम के मूवमेंट के लिए वो काम आता है फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। So what type of epithelium is specialized for stretching and expansion? Stretching and expansion हमने ट्रांजिशनल का बताया था ना, like in the urinary bladder. So simple squamous epithelium नहीं, ये नहीं है, stratified भी नहीं है, transitional yes, transitional ये तो बहुत ही simple simple questions आ गए। तो which type of epithelium forms the epidermis of the skin? एपिडर्मिस में तो स्ट्रेटिफाइड है, अभी हमने पढ़ा था, स्ट्रेटिफाइड है, मल्टी लेयर्ड है, इसीलिए तो हम वो हॉर्नी लेयर जो है ना केराटिनाइज वो निकाल देते हैं हम वैक्सीन के यहाँ पे, तो वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस का ही तो टाइप था ना। देन नेक्स्ट वन इज व्हिच टाइप ऑफ सेल जंक्शन प्रिवेंट द लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द एपिथेलियल टिश्यू? गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन में क्या है कि टाइट जंक्शन की वजह से क्या नहीं होते, वो जो पार्टिकल्स है वो लीक नहीं हो पाते इधर की यहाँ पे, ठीक है। सो टाइट जंक्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन है इनर लाइनिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, वो सिलेटेड ही होंगे, वो तो आंखें बंद करके आपको बताना है कि वो विडक्ट में क्या है, सिलेटेड इपिथेलियम। सो यहाँ पे हम अपने ब्यूटीफुल से सेशन का एंड करते हैं, और बहुत ही बेहतरीन स्लाइड्स में आपके लिए लेके आई थी। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छे तरह से समझ में आया होगा। तो चलो आज मैं आपसे विदा लेती हूँ, धन्यवाद, थैंक यू।